हेलो दोस्तों, स्टडी टूअर चैनल में आपका स्वागत है। आज संडे है। संडे के दिन हम पिछले सप्ताह के सभी करंट अफेयर्स को समराइज करते हैं। तो इस सेशन में भी हम 14 जून से लेकर 21 जून तक के सभी इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स को समराइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले करंट अफेयर से 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस होता है। इसकी थीम है सेव ब्लड सेव्स लाइफ। यह जो दिवस है या WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2005 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? ताकि रक्तदाता हैं, जो ब्लड डोनर है, उनको धन्यवाद दिया जाए, साथ ही सुरक्षित रक्त की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। यह दिवस जीव विज्ञानी कार्लस लैंड स्टीनर की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने जो ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किया है, ब्लड ग्रुप A, B, O, उनको सम्मान देने के लिए उनकी याद में। के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, वर्तमान में 15वें नंबर के हैं। इनके कार्यकाल में 1 वर्ष का विस्तार किया गया है। कैप्टन अर्जुन, यह एक रोबोट है जिसे किसने लॉन्च किया है? रेलवे सुरक्षा बल पुणे ने। इसे इस स्टेशनों पर डिप्लॉय किया जाएगा, जो यात्रियों की स्क्रीनिंग और सर्विसिंग प्रदान करेगा। लोनार्ड लेक, अभी ये खूब न्यूज़ में था। अभी आपको हम फोटो दिखा देते हैं। इसका कलर पहले ऐसा होता था, ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन से इसका कलर परिवर्तित होके गुलाबी हो गया है। ये लोनार्ड लेक है कहाँ पे? महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। यह एक क्रेटर झील है। इसका निर्माण प्लेस्टोसीन काल में एक उल्का पिंड गिरने से हुआ था, ठीक है। यह एक नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी है, इसको याद करिएगा। इसके कलर का चेंजिंग का कारण क्या है? इसके लिए नीरी, जो नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है नागपुर में, उसको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप इसके कारणों का पता लगाएं। कुछ विज्ञानी बोलते हैं कि इसमें शैवालों के कारण यह पिंक कलर का हो गया, गुलाबी कलर का हो गया। अत्यधिक वर्षा हुई, जिसके कारण, अभी आपको पता है, महाराष्ट्र में चक्रवात आया था, जिसके कारण अत्यधिक वर्षा हुई और जो शैवाल थे वह लेक की तली में बैठ गए। इसी कारण इसका रंग गुलाबी हो गया। लेकिन ठोस कारण क्या है? इसके लिए यह जिम्मेदारी नीरी को सौंपी गई है, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर को सौंपी गई है। सहकार मित्र क्या है? यह एक इंटर्नशिप प्रोग्राम योजना है। हाल ही में कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की पहल पर सरकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम योजना का शुभारंभ किया गया। इसका क्या उद्देश्य है? शैक्षणिक संस्थानों के पेशेवरों को किसान उत्पादक संगठन यानी FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सहकारी समितियों के माध्यम से नेतृत्व, उद्यमशीलता की भावनाओं को विकसित करना और उन्हें अवसर प्रदान करना। जो युवा पेशेवर हैं, उनके अंदर नवीन विचार आए, सहकारी संस्थाओं तक उनकी पहुंच हो, यह पोर्टल वह सुनिश्चित करेगा। साथ ही युवाओं को फील्ड वर्क यानी क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव प्राप्त होगा और उनमें आत्मनिर्भर होने का विश्वास आएगा। तो यह एक कदम है आत्मनिर्भर भारत की तरफ। पहली डबल स्टैक ट्रेन, भारतीय रेलवे ने पहली बार डबल स्टैक कंटेनर को इलेक्ट्रिक रूप से चलाने में सफलता प्राप्त की है। भारतीय रेल दुनिया की पहली रेलवे बन गई है जिसने डबल स्टैक कंटेनर की मदद से माल ढुलाई की है। कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण जो सप्लाई चेन में बाधा उत्पन्न हुई थी, उसकी आपूर्ति के लिए रेलवे ने एक डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को इलेक्ट्रिक रूट से चलाने में सफलता प्राप्त की है। यह प्रयोग कहाँ किया गया? गुजरात के पालमपुर से बेटाद स्टेशन के बीच में। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। दुनिया में पहली रेलवे है ऐसी। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI, भारत इसका संस्थापक मेंबर बना है, फाउंडिंग मेंबर बना है। यह क्या है? यह एक इंटरनेशनल मल्टी स्टॉक होल्डर पहल है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है जिसका मानव अधिकारों, समावेश, विविधता, नवाचार अर्थात इनोवेशन, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर AI के जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और उपयोग को निर्देशित करने का उद्देश्य है, ठीक है। ये सुनिश्चित करेगा GPAI कि AI का रिस्पॉन्सिबल उपयोग हो। साथ में यह एक कंट्रोल भी रखेगा AI पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे।
भारत के अतिरिक्त इस पहल में जुड़ने वाले अन्य देशों में विश्व की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर भी शामिल हैं। तो याद रखिएगा, GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फाउंडिंग मेंबर बना है भारत। यह क्या है? एक इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और यूज़ को निर्देशित करेगी। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यह अंकटाड के द्वारा निकाली जाती है। अंकटाड का फुल फॉर्म है UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े FBI प्राप्तकर्ता की सूची निकाली है, जिसमें भारत का स्थान 2019 में 9वां स्थान रहा। 2018 में वह 12 स्थान था, यानी कि इस बार हमें FDI ज़्यादा प्राप्त हुई। 2019 में FDI का प्रभाव 20% बढ़कर $51 बिलियन हो गया है। अमेरिका सबसे बड़ा FDI प्राप्त करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये लिस्ट कौन निकालता है? अंकटाड निकालता है, और सबसे बड़ा FDI प्राप्त करता अमेरिका है। भारत 2019 में 9वें नंबर पर है। अमेरिका के डेलावेयर प्रांत में एक हॉकिंसन शहर है, जहाँ पे हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। लगभग यह 25 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसे तेलंगाना में तैयार किया गया था और इसे शिप के द्वारा अमेरिका भेजा गया। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पे इसको स्थापित किया गया है? अमेरिका के डेलावेयर प्रांत के हॉकिंसन शहर में। अनमोल नारंग अमेरिकी सैन्य अकेडमी से स्नातक होने वाली पहली सिख महिला हैं। याद रखिएगा, अनमोल नारंग अमेरिकन सैन्य अकेडमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला। सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय रज पर्व महोत्सव, यह उड़ीसा का अनूठा 3 दिवसीय त्यौहार है। यह पृथ्वी के नारित्व का द्योतक है। ऐसा माना जाता है कि धरती माता या जो भूदेवी हैं वो इस समय मासिक धर्म से गुजरती हैं, रजस्वला होती हैं। इसी कारण जितने भी कृषि कार्य हैं और निर्माण कार्य हैं उनको लगभग 3 दिन के लिए रोक दिया जाता है। तो याद रखिएगा, रज पर्व महोत्सव उड़ीसा का अनूठा 3 दिवसीय त्यौहार है, जिसमें पृथ्वी के नारित्व को दर्शाया गया है, उसका द्योतक है ये। क्षेत्रीय समुद्री सूचना संलयन केंद्र RMIFC यह हिंद महासागर आयोग के तत्वाधान में कार्य करता है, ठीक है। जो इंडियन ओशन कमीशन है, ठीक है, हिंद महासागर आयोग, यह मेडागास्कर में स्थित है। भारत, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसके पर्यवेक्षक बन गए हैं। तो याद रखना है, भारत क्या हो गया है? IOC का पर्यवेक्षक हो गया, साथ में RMFIC का भी पर्यवेक्षक हो गया है। IOC क्या है? हिंद महासागर आयोग, इंडियन ओशन कमीशन। यह समुद्र की गतिविधियों की निगरानी, सूचना का साझाकरण, विनिमय को बढ़ावा देकर समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो हिंद महासागर में जो चीन की बढ़ती दखलंदाजी है उसी को, और बाकी देशों की जो वहाँ पर रोल है उस, और लोगों की जो गतिविधियां हैं देशों की, उन पर निगरानी रखेगा। साथ में कोई हलचल होती है मौसम से रिलेटेड या किसी सैन्य हलचल होती है तो उसकी सूचना को साझा किया जाएगा, ठीक है। PK मोहंती पैनल यह RBI ने गठित किया है, जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं उनके स्वामित्व के जो दिशा निर्देश की समीक्षा करने के लिए। याद रखिएगा, PK मोहंती पैनल RBI ने गठित किया है निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व के दिशा निर्देशों से संबंधित उनकी समीक्षा के लिए। आरोग्य रथ पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे CSIR ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल को लॉन्च किया गया। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? रियल टाइम आधारित स्वास्थ्य से संबंधित उत्पादों की आपूर्ति उपलब्धता सुनिश्चित करना, ठीक है। वास्तविक समय में जो भी स्वास्थ्य संबंधित उत्पाद हैं उनकी आपूर्ति हो रही कि नहीं हो रही, यह देखना। यह पोर्टल जो उत्पादक हैं, निर्माता हैं, आपूर्ति करता है, उनके बीच में एक नेटवर्क का कार्य करेगा। साथ में जो भी उत्पाद हैं वो ग्राहकों तक आराम से इस पोर्टल के द्वारा पहुंच पाएंगे। मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग, अभी ये हाल में केरला में देखा गया। यह
प्रजाति वेस्टर्न घाट के जो वर्षा वन है वहाँ की स्थानिक है। स्थानिक या एंडेमिक ऐसी प्रजाति, ऐसे जीव जंतु या वृक्ष होते हैं जो पर्टिकुलर एक ही स्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यह एक यहाँ की स्थानिक या एंडेमिक प्रजाति है। इसका साइंटिफिक नेम है राकोफोरस मालाबारिकस, ठीक है। ये इसकी फ़ोटो है, देख लीजिए। इसको IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न का दर्जा मिला हुआ है, स्टेटस मिला हुआ है। तो याद कर लीजिए, मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग कहाँ मिला है? केरला में देखा गया है, और यह यहाँ की एंडेमिक यानी स्थानिक प्रजाति है। तालमद्दले, यह इसको एक तरह का यह पारंपरिक कला रूप है। इसको अभी कोविड-19 के चलते इसको डिजिटल रूप से लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी इसकी। यह कहाँ प्रचलित है? कर्नाटक और केरल के करावली और मरनाड क्षेत्रों में प्रचलित है। कर्नाटक में एक प्रसिद्ध पारंपरिक कला है यक्षगान, यह उसी का एक स्वरूप है, ठीक है। इसको कोविड-19 महामारी के चलते डिजिटल रूप से लाइव स्ट्रीम किया गया। इसका वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब सारे इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस आ जाएंगे तो उसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। यह किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा। यह स्विट्जरलैंड बेस्ड है। भारत की रैंक 43, याद रखना है। कुल देशों की 63 देशों की इसमें रैंक निकलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की रैंक 10 है, चीन की 20 है और रूस की 50वीं रैंक है। ब्रिक्स देशों में अगर देखें तो भारत दूसरे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर चीन है। तो भारत की रैंक सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, 43 है। कभी कभी पूछ लेता है ब्रिक्स देशों में भारत की कौन सी रैंक है, तो ब्रिक्स देशों में भारत की दूसरी रैंक है। फर्स्ट रैंक किसकी है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में? सिंगापुर की। दूसरी नंबर पर डेनमार्क है और तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन में जो नस्ली असमानता के कारण आपने पढ़ा होगा, जो नस्ली असमानता है उसके लिए जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, उन्होंने एक एंटी रेसिस्ट कमीशन स्थापित किया है। इससे संबंधित अगर हम बात करें तो आपको पता है अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस ने गला दबाकर हत्या कर दी थी, जिसके लिए वहाँ बहुत सारे प्रदर्शन हुए। तो ऐसा कुछ ब्रिटेन में ना हो, तो इसके लिए एक सेफ्टी मेजर अपनाते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक एंटी रेसिज्म कमीशन की स्थापना की। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपना पहला भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन प्रस्तुत किया है, ठीक है। याद रखिएगा, पहला इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट से पता चला है कि वर्ष 1901 से 2018 के दौरान भारत का औसत तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इस तापमान वृद्धि का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। सबसे अगर हम सुधार करते हैं और बेहतर तरीके से एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं तो सदी के अंत तक भारत का तापमान फिर भी 2.67 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो सबसे खराब स्थिति अगर होती है तो लगभग यह 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। तो ये हमारा दायित्व है, हर नागरिक का दायित्व है कि हम इसके लिए सही कदम उठाएं और इसको 2.7 से ऊपर ना बढ़ने दें। उत्तर प्रदेश में 57,12,975 श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया गया, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। किसी स्टेट ने इतना ज़्यादा रोजगार प्रदान नहीं किया मनरेगा के तहत। यह पूरे देश में रोजगार प्रदान किया गया उसका 18% यूपी से किया गया है, उत्तर प्रदेश से किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला राज्य है तो उसमें उत्तर प्रदेश आंसर होगा। नासा ने मानव अंतरिक्षयान मिशन हेतु कैथी लूट्स को प्रथम महिला प्रमुख बनाया है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रथम पहला पूछा जाता है वह इंपॉर्टेंट होता है। कैथी लूट्स प्रथम महिला प्रमुख बनाया है किसने? नासा ने मानव अंतरिक्ष यान मिशन हेतु। भारत 2 साल अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नियुक्त हो गया है, UNSC का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। भारत को 192 में 184 मत मिले थे, वोट मिले थे। आप जानते हैं UNSC में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों में चाइना, फ्रांस, रशिया, UK, US आता है। वहीं 10 अस्थायी सदस्यों के लिए हर 2 वर्ष में वोटिंग होती है, जिसमें भारत को भी चुना गया है इस वर्ष, ठीक है।
2 वर्षों के लिए। याद रखिएगा, टोटल यूएनएससी में कितने मेंबर होते हैं? 15 मेंबर होते हैं, ठीक है। 5 स्थायी, 10 अस्थायी। 5 स्थायी हमने बताया चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस है, और 10 जो बाकी अस्थायी हैं उनके लिए हर 2 वर्ष में वोटिंग होती है। मेलाथियन क्या है? यह एक रसायन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से खाद्य उत्पादक पौधों को कीड़े टिड्डों से बचाने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग अभी जो टिड्डों का आतंक है उससे बचाने के लिए किया जा रहा है। भारत ने 25 टन मेलाथियन ईरान को निर्यात भी किया है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। मेलाथियन क्या है? एक सैटेलाइट है, एक रसायन है, या कोई फूड आइटम है, या कोविड-19 के लिए एक उपकरण है। इस तरह के 4 विकल्प दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये क्या है? एक तरह का रसायन है जो कीड़ों से बचाएगा जितने भी खाद्य उत्पादक पौधे हैं। द फैमिली एंड द नेशन, ये पुस्तक किसकी है? ये 2016 में या 14 में लॉन्च हुई थी ये पुस्तक। ये पुस्तक लिखी गई है जैन संत आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा। यह इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो आचार्य महाप्रज्ञ है, इनकी जन्म शताब्दी पर एक समारोह रखा था, उनको श्रद्धांजलि दी। जैन संत आचार्य महाप्रज्ञ को स्वामी विवेकानंद भी कहा जाता है आधुनिक समय का। याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो 20 जून को होता है, इसकी थीम है एवरी एक्शन काउंट। रिफ्यूजी वो लोग होते हैं जिन्हें जबरन एक देश से दूसरे देश या अपने स्थान को छोड़ना पड़ता है। एक ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट्स इन्हीं रिफ्यूजी से संबंधित आई है। इसे कौन निकालता है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR की वार्षिक ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष, हिंसा, उत्पीड़न, मानव अधिकारों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019 में दुनिया भर में कितने लोग विस्थापित हुए, रिफ्यूजी बने? 79.5 मिलियन लोगों को जबरदस्ती विस्थापित किया गया। कारण वही है, संघर्ष चल रहा होता है, हिंसा हो रही होती किसी एक धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा दूसरे धर्म के लोगों के लिए, या अन्य कारणों से, या किसी का उत्पीड़न हो रहा होता है, ठीक है। इस कारण कितने लोगों को अभी तक 2019 तक विस्थापित होना पड़ा है? लगभग 80 मिलियन लोगों को, याद रखिएगा। और यह 2018 में यह आंकड़ा जो है वो 70.8 मिलियन था, यानी कि एक ही वर्ष में 10 मिलियन लोगों को विस्थापित होना पड़ा। ये गंभीर विषय है। वोल्कन वोजिकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UN जनरल असेंबली के इनको अध्यक्ष चुना गया, हेड चुना गया, ठीक है। कौन से अध्यक्ष हैं? ये 75वीं UN जनरल असेंबली थी। यह टर्की के राजनेता हैं, ये टर्किश डिप्लोमेट हैं वोल्कन वोजिकर। याद कर लीजिए, बिल्कुल पूछा जाएगा किसी न किसी परीक्षा में अवश्य। मालाबार अभ्यास क्या है? अगर मालाबार अभ्यास की बात करें तो यह सबसे पहले होता था भारत और अमेरिका के बीच में। 1992 में शुरू हुआ था। 2015 में इसमें जापान को शामिल करके इसको त्रिपक्षीय कर लिया गया। अब इसको और विस्तारित करने का विचार चल रहा है और इसको ऑस्ट्रेलिया में को भी सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। मालाबार अभ्यास क्या है? फिलहाल अभी 2015 से यह भारत, जापान, अमेरिका की नौसेनाओं का वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में होता है, ठीक है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में। मंगोरी मोता पुंग यह असम की एक आर्द्र भूमि है। यह डिब्रू सेखोवा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, उद्यान भी है, यह इससे 10 किलोमीटर दक्षिण में है। इसीलिए चर्चा में आया क्योंकि ये आर्द्र भूमि समझते हैं, एक लेक है मंगोरी मोतापुंग असम की। ये आपको पता है, वहाँ पे जो डीजल लाइन थी, पेट्रोल लाइन थी, उसमें आग लग गई थी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है मंगोरी मोतापुंग को, साथ ही डिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व को। तो याद रखिएगा, मंगोरी मोतापुंग क्या है? असम की आर्द्र भूमि है। पर्यटन मंत्रालय एक अब देखो अपना देश सीरीज चला रहा है जिसमें अपने सारे देश के जितने प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनको डिजिटलाइज रूप में लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा दिखा रहा है। तो इसके कुछ चर्चित स्थल हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद कर रखिएगा। कुंवारी दर्रा यहाँ है उत्तराखंड में, ब्रह्मताल उत्तराखंड में। फोटो कसर लद्दाख का एक गांव है। याद रखिएगा, देखो अपना देश कौन चला रहा है? पर्यटन मंत्रालय। क्योंकि लॉकडाउन के कारण आप डायरेक्ट जाकर तो देख नहीं सकते, इसीलिए यह वीडियोग्राफी के द्वारा जितने भी भारत के इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल हैं उनको दिखाएंगे। केंद्र सरकार ने 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले से गरीब कल्याण रोजगार
अभियान की शुरुआत की। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 जून। कहाँ से शुरू किया? बिहार के खगड़िया जिले से। ये किस लिए है? प्रवासियों के रोजगार देने हेतु। ठीक है, ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। हमने अभी आपको पिछले वीडियो में करंट अफेयर में बताया था कि मध्य प्रदेश ने भी इसी तरह का एक योजना शुरू की है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वह योजना कौन सी है। यह योजना अभी पायलट प्रयोग के तरीके से एक ट्रायल बेस पे 6 राज्यों के 25 जिलों में शुरू की गई है। ठीक है, अगर यह सफल होती तो इसको आगे भी विस्तारित किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा सुविधा केंद्र कोविड-19 सुविधा केंद्र होगा। ठीक है, कहाँ शुरू किया गया? न्यू दिल्ली में। इसमें 10,000 बेड हैं, तो याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इसमें 10,000 बेड होंगे। कोविड-19 सुविधा केंद्र। चौथे एशियाई युवा पैरालंपिक खेल 2021 का आयोजन बहरीन में किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, रोका छेका, ये छत्तीसगढ़ का एक अभियान है, एक योजना है जो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में फॉलो की जाती थी। जब खरीफ की फसलें किसान बोते थे तो जितने भी गांव के जानवर होते थे, आवारा पशु होते थे, उनको एक बाड़े में बंद कर दिया जाता था ताकि वह चराई के द्वारा इनकी फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं। उस बाड़े में ये पूरा गांव धान इकट्ठा करके या एक दूसरे को जिम्मेदारी देते हुए वहाँ पे उनके भोजन की व्यवस्था करते थे जानवरों की। तो इसको केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने इसको दोबारा अधिक व्यवस्थित और असरदार तरीके से राज्य स्तर पे शुरू किया ताकि जो खरीफ की फसल है उसको आवारा पशुओं को बचाया जा सके। ठीक है, आवारा पशुओं से खरीफ फसल को बचाया जा सके। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेंड्स का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार मिला है। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जरूर किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा। सत्यभामा का फुल फॉर्म देख लेते हैं सबसे पहले। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। केंद्रीय कोयला खनन मंत्री आप जानते हैं कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो खान मंत्रालय की विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रोग्राम है उसके स्कीम के तहत सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य वही है जो खनन और खनिज क्षेत्र से संबंधित रिसर्चेज एंड डेवलपमेंट से उनको डिजिटलाइज किया जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा सत्यभामा एक पोर्टल है जिसे किसने शुरू किया है? केंद्रीय कोयला खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने। किस स्कीम के अंतर्गत है? तो खान मंत्रालय की स्कीम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रोग्राम स्कीम, उसके अंतर्गत सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और साथ में इसको एकीकृत किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है। जो नीति आयोग का एक NGO दर्पण पोर्टल है, उसके अंतर्गत इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा NGO दर्पण पोर्टल किसका? नीति आयोग का। इसके साथ इंटीग्रेट किया गया है सत्यभामा पोर्टल को। मिसिसियस सैटेलाइट है, ये 2016 में चाइना ने लॉन्च की थी। यह क्वांटम इनेबल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में सैटेलाइट ने दुनिया की सबसे सुरक्षित संचार लिंक स्थापित करने के लिए प्रकाश कणों यानी फोटोन्स का उपयोग किया है। इसी कारण यह चर्चा में रहा। याद रखिएगा मिसिसियस सैटेलाइट किसकी है? चाइना की है। ठीक है, ये सैटेलाइट की फोटो भी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, यह कंपनी बाजार पूंजीकरण के मामले में, मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भारत की पहली $150 बिलियन की कंपनी बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। उसके बाद है अगला विदेशी मुद्रा भंडार। 5 जून 2020 को प्रथम बार भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो $500 बिलियन पार कर गया। यह अभी तक सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार है और दूसरे सप्ताह इसने बढ़ोतरी करते हुए कितना हो गया? $507.64 बिलियन, $507.64 बिलियन हो गया। तो 5 जून तक ये $500 बिलियन हुआ था, इसलिए 5 जून की डेट इंपॉर्टेंट है। यह अब तक का सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है भारत का। TS वेदर ऐप, इसको तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। यह मौसम पूर्वानुमान हेतु एक लॉन्च की गई ऐप है। हमने एक और बताया था महाराष्ट्र सरकार ने भी मौसम पूर्वानुमान के लिए एक
ऐप लॉन्च की है। हमने पिछली वीडियो में उसको पढ़ाया था, आपको नाम याद होगा, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसकी थीम है योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। ये 2015 से शुरू हुआ था। ठीक है, विश्व को योगा देने का श्रेय भारत को जाता है। और योगा एट होम और योगा विथ फैमिली थीम इसलिए रखी गई है क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, इसीलिए घर पे योगा करिए और सुरक्षित रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। ये करंट अफेयर्स सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।